गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पूर्व में हमने अध्ययन किया था रोजगार व आय के पूर्ण परंपरावादी मॉडल का, आज हम अध्ययन करेंगे केन्ज के रोजगार व आय मॉडल का। मीन्स केन्ज के अनुसार रोजगार व आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड जे एम केन्ज ने एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और इस पुस्तक में उन्होंने रोजगार के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? लॉर्ड जे एम केन्ज ने। केन्ज के अनुसार एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है, जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या मानते थे कि एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति होती है, लेकिन केन्ज के अनुसार सामान्य स्थिति नहीं होती है। वास्तव में हर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जा सकती है। किसके अनुसार? केन्ज के अनुसार। और केन्ज ने अपने ये विचार कब दिए? उनके 1930 की महामंदी के अनुभव के आधार पर, क्योंकि सन 1930 में जितनी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें महामंदी के कारण बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था उन अर्थव्यवस्थाओं में? कुल पूर्ति की तुलना में कुल मांग में होने वाली कमी थी, जिसे कई देश अमेरिका, फ्रांस आदि ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए परंपरावादी रोजगार सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित उपाय जैसे नगद मजदूरी में कटौती, ब्याज में कमी को अपनाया, लेकिन इन उपायों से बेरोजगारी दूर नहीं कर सके। तो इसीलिए लॉर्ड केन्ज ने बेरोजगारी की इस समस्या को दूर करने के लिए एक वास्तविक विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी है केन्ज के अनुसार। और प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं? प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर होता है जिस पर कुल पूर्ति के बराबर होती है क्या? कुल मांग। इसीलिए लॉर्ड जे एम केन्ज ने सुझाव दिया कि प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर ही बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। अब है इसकी मान्यताएं। फर्स्ट है अल्पकाल। केन्ज का रोजगार सिद्धांत किस में लागू होता है? अल्पकाल में, जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत किस में लागू होता है? केवल दीर्घकाल की स्थिति में ही लागू होता है। लेकिन केन्ज का रोजगार सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि लॉर्ड केन्ज की एक मान्यता है कि विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या कैसी है? एक अल्पकालिक समस्या है। और लॉर्ड केन्ज मानते थे कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, इसीलिए ये सिद्धांत केवल अल्पकाल में ही लागू होता है। पूर्ण प्रतियोगिता। केन्ज का रोजगार सिद्धांत भी परंपरावादी सिद्धांत के समान ही पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। बंद अर्थव्यवस्था। केन्ज के रोजगार सिद्धांत में ये माना गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? बंद अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात उसमें विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? रोजगार और आय के स्तर पर। सरकारी आय तथा व्यय की उपेक्षा। केन्ज का सामान्य सिद्धांत इस बात की भी उपेक्षा करता है कि सरकार का कोई कार्य कर अधिकारी या व्ययकर्ता के रूप में है। केन्ज ने कुल मांग पर सरकारी क्षेत्र के पड़ने वाले प्रभाव की भी अवहेलना की है। घटती सीमांत उत्पादकता। इसके अनुसार जैसे जैसे श्रम की अधिक इकाइयों को रोजगार देते हैं उनकी सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है। किसकी? श्रमिकों की। अर्थात ये आशय हुआ कि उत्पादन पर कौन सा नियम लागू होता है? घटते सीमांत प्रतिफल का नियम लागू होता है। केवल श्रम ही उत्पादन का घटता बढ़ता साधन है। केन्ज ये मानते हैं कि अल्पकाल में अन्य साधन स्थिर रहते हैं, केवल श्रम की मात्रा में परिवर्तन करके ही हम उत्पादन में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति है। केन्ज ने यह माना है कि श्रमिकों में एक गलतफहमी रहती है कि मुद्रा की कीमत स्थिर रहती है, अर्थात श्रमिक ये मानते हैं कि नगद मजदूरी जिस अनुपात में बढ़ेगी
वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। अर्थात श्रमिक कीमतों में होने वाले परिवर्तन की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। मुद्रा द्वारा मूल्य का संचय भी किया जाता है। मुद्रा केवल, जैसा कि परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते थे कि मुद्रा का केवल क्या कार्य है, विनिमय का माध्यम, लेकिन केन्ज ये मानते हैं कि मुद्रा का कार्य केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं है, बल्कि और दूसरा कार्य क्या है, मूल्य का संचय करना भी है। समय विलंब की उपेक्षा। विभिन्न आर्थिक तत्वों में समन्वय बिना किसी विलंब के होता है। किसके अनुसार, केन्ज के सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि आय में जिस अवधि में वृद्धि होती है, उपभोग तथा निवेश में उसी अवधि में परिवर्तन आ जाता है। अपूर्ण रोजगार संतुलन। केन्ज के सिद्धांत की एक और मान्यता है कि संतुलन की स्थिति में भी अपूर्ण रोजगार की अवस्था में भी संभव है। मीन्स संतुलन अपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी प्राप्त किया जा सकता है। जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि संतुलन की स्थिति केवल किस अवस्था में प्राप्त की जा सकती है, पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही प्राप्त की जा सकती है। बचत तथा निवेश फलन। केन्ज के अनुसार बचत आय पर निर्भर करती है तथा निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या मानते थे, बचत और निवेश दोनों ही किस पर डिपेंड रहते हैं, ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं। जबकि केन्ज ऐसा नहीं मानते। केन्ज मानते हैं कि बचत तो आय का फलन है और निवेश ब्याज की दर का फलन है। ब्याज मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है। केन्ज ने यह माना है कि ब्याज का निर्धारण मौद्रिक तत्वों जैसे मुद्रा की मांग तथा पूर्ति पर निर्भर करता है। ये थी केन्ज के रोजगार व आय सिद्धांत की मान्यताएं। अब हम इस सिद्धांत की व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। केन्ज का सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कुल उत्पादन अर्थात राष्ट्रीय आय व रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। क्यों करती है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन जैसे कि पूंजी, तकनीक आदि सब क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसीलिए कुल उत्पादन किस पर निर्भर करता है, राष्ट्रीय आय और रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। रोजगार का स्तर किस पर निर्भर करेगा, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रभावपूर्ण क्या है, प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर होता है जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होता है। तो प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग तथा कुल पूर्ति के संतुलन को प्रकट करती है। अर्थात इसका आशय क्या हो जाएगा कि कुल मांग के केवल उस स्तर को ही हम प्रभावपूर्ण मांग कहेंगे जिस पर वह देश में की जाने वाली कुल पूर्ति के बराबर हो। तो ये होता है प्रभावपूर्ण मांग। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो एक देश में 1 लाख लोगों को रोजगार पर लगाने से एक निश्चित समय में कुल पूर्ति कीमत कितनी है, 100 करोड़ रुपए है। अब उसी समय अवधि में कुल मांग कीमत भी कितनी है, 100 करोड़ रुपए है। तो उस स्थिति में कुल मांग कीमत और कुल पूर्ति कीमत क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। इसीलिए 100 करोड़ की कुल मांग कीमत को ही क्या कहा जाएगा, प्रभावपूर्ण मांग कहा जाएगा। अब जैसा कि इस समीकरण से y = फंक्शन ऑफ n, इसमें y क्या है, राष्ट्रीय आय या फिर उत्पादन, और n क्या है, रोजगार का स्तर। मीन्स राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन किस पर निर्भर करता है, रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। सेकेंड इक्वेशन है n = फंक्शन ऑफ ED। n क्या है, रोजगार का स्तर, और ED क्या है, प्रभावपूर्ण मांग। मीन्स रोजगार का स्तर किस पर निर्भर करता है, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। और ED क्या है, ED वहाँ पर है जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। ED मीन्स कुल मांग और AS मीन्स कुल पूर्ति। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय की मात्रा किस पर निर्भर करती है, रोजगार की मांग पर, और रोजगार की मात्रा किस पर निर्भर करती है, प्रभावपूर्ण मांग पर। और प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग तथा कुल पूर्ति पर निर्भर करती है। और कुल मांग के उस स्तर को क्या कहते हैं, हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं, जहाँ पर कुल मांग कीमत और कुल पूर्ति कीमत एक दूसरे के बराबर होती है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कुल पूर्ति। कुल पूर्ति की धारणा को समझने के लिए कुल पूर्ति कीमत
तथा कुल पूर्ति तालिका या फिर कुल पूर्ति के अंतर को समझना अति आवश्यक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल पूर्ति कीमत क्या है। कुल पूर्ति कीमत उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कुल पूर्ति उत्पादन की कुल लागत के बराबर होती है और उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। इसके विपरीत कुल पूर्ति तालिका क्या होती है? कुल पूर्ति तालिका उस तालिका को कहते हैं जो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत को प्रकट करती है। और अल्पकाल में कुल पूर्ति कीमत क्या रहती है? स्थिर रहती है। ये थी कुल पूर्ति। अब है कुल मांग। कुल मांग की धारणा को समझने के लिए भी हमें वापस वही कुल मांग कीमत और कुल मांग तालिका को समझना होगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कुल मांग कीमत क्या है। कुल मांग कीमत उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से प्राप्त होने की क्या होती है? संभावना होती है। ये क्या है? कुल मांग कीमत। जबकि कुल मांग तालिका क्या है? कुल मांग तालिका से आशय वह तालिका है जो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कुल मांग कीमत को प्रकट करती है। अब केंज के अनुसार जो कुल मांग है वो किस किस पर डिपेंड है? उपभोग और निवेश पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपभोग व्यय। उपभोग वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम उपभोग कहते हैं। उपभोग व्यय कुल मांग का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और उपभोग व्यय भी किस किस पर डिपेंड रहता है? उपभोग प्रवृत्ति पर तथा राष्ट्रीय आय पर। अब उपभोग प्रवृत्ति क्या है? उपभोग प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले उपभोग व्यय को प्रकट करती है। अब उपभोग प्रवृत्ति भी दो प्रकार की होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय तथा आय का अनुपात है, अर्थात इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? कुल उपभोग व्यय को कुल आय से भाग देने पर लगाया जा सकता है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का क्या है? अनुपात है, अर्थात कुल उपभोग में होने वाले परिवर्तन को कुल आय में होने वाले परिवर्तन की मात्रा से भाग देकर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का आकार। केंज की यह मान्यता है कि उपभोग किसका फलन है? आय का फलन है। और आय में वृद्धि होने से क्या होगा? उपभोग में वृद्धि होगी और आय में कमी होने से उपभोग में कमी होगी। लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात में कम होती है, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय अथवा कुल पूर्ति में वृद्धि होती है तो कुल उपभोग में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होने के कारण क्या होता है? कुल मांग कुल पूर्ति की तुलना में कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है? फर्में उत्पादन कम कर देती है जिससे बेरोजगारी फैलती है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुल मांग में वृद्धि की जानी चाहिए। नेक्स्ट है निवेश। पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों पर जो व्यय किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। निवेश से आशय उन खर्चों से हैं जिनके द्वारा पूंजी में वृद्धि होती है और निवेश क्या है? कुल मांग का एक महत्वपूर्ण भाग है। निवेश बढ़ने से क्या होता है? गुणांक प्रभाव के फलस्वरूप आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। अब निवेश भी दो तत्वों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है ब्याज की दर और सेकेंड है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। सबसे पहले हम देखते हैं ब्याज की दर क्या है। केंज के अनुसार ब्याज की दर में कमी होने से निवेश बढ़ता है और ब्याज की दर बढ़ने पर निवेश कम होता है। मीन्स ब्याज की दर और निवेश में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। और ब्याज की दर किस पर निर्भर करती है? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। और मुद्रा की मांग केंद्र के अनुसार किस किस पर निर्भर करती है? तरलता अधिमान पर निर्भर करती है। और तरलता अधिमान
कितने उद्देश्यों पर निर्भर करता है? 3 उद्देश्यों पर, लेन देन उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य पर निर्भर करता है। सेकंड है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। पूंजी की सीमांत उत्पादकता से आशय उस लाभ की दर से है जो पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई के लगाने से कुल लाभ में जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। अब पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी 2 तत्वों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है अनुमानित आय। अनुमानित आय पूंजी की एक इकाई से उसके कार्यकाल की कुल अवधि में जितनी आय मिलने की संभावना होती है उसे क्या कहेंगे हम? अनुमानित आय कहते हैं। सेकंड है पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत से आशय किसी मशीन की उस कीमत से है जो उसी प्रकार की एक नई मशीन के लिए देनी पड़ेगी। एक उत्पादक निवेश करते समय ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता की तुलना करता है। मान लो यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक है तो वो क्या करेगा? निवेश करेगा। और इसके विपरीत यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से क्या है? कम है, तो वो निवेश नहीं करेगा। और यदि मान लो दोनों बराबर है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर, तो निवेशकर्ता के लिए थोड़ा निवेश करने के लिए ये निर्धारित करना कठिन हो जाएगा कि उसे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब से ये ज्ञात होता है कि केंज के द्वारा जो केंज के रोजगार सिद्धांत के अनुसार विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में क्या पाई जाती है? बेरोजगारी पाई जा सकती है। और इस बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी है। और वह प्रभावपूर्ण मांग उपभोग तथा निवेश पर निर्भर करती है। और अल्पकाल में उपभोग पर किए जाने वाला व्यय तो सामान्यतः स्थिर रहता है, इसीलिए निवेश में वृद्धि करके ही कुल मांग को बढ़ाया जा सकता है और इसके फलस्वरूप आय और रोजगार में वृद्धि की जा सकती है और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। थैंक यू।